अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस सवाल में हम लर्निंग कर्व का एक सवाल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है अदनान लिमिटेड। और ये सवाल सीए फाइनल का अच्छा सवाल है और इसको ज़रा डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सवाल जो है इसमें लिखता है, अदनान लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलाइज्ड फर्नीचर एंड हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोडक्ट। The production will commence on 1st of January 2010. 200 workers have been trained to carry out the production. The complete unit will be produced by a single worker and it will take 40 hours to produce the first unit. The company expects a learning curve of 95% that will continue to the production of 64 units. Thereafter, average time taken for each of the units will be 28 hours. तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो पहले पैराग्राफ में वो ये है कि प्रोडक्शन 1 जनवरी से स्टार्ट हुई, 200 लोग थे और पहला यूनिट बनने में 40 घंटे लेगा। लर्निंग कर्व 95% है। 64 यूनिट्स पे लर्निंग रुक जाएगी। जब लर्निंग रुकेगी उसके बाद हर यूनिट 28 घंटे में बनेगा। यानी कि हम जो वो वर्किंग करते थे ना कि 64 यूनिट्स में से 63 यूनिट्स का टाइम माइनस कर 64 यूनिट का टाइम कैलकुलेट करें और वो टाइम आके हर यूनिट पर चले, ऐसा हमें नहीं करना है, बल्कि उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि 28 आवर्स लगेंगे 64 यूनिट्स के बाद आप जितने भी यूनिट्स बनाओगे उस पर। फिर लिखते हैं, ईच वर्कर विल वर्क फॉर एन एवरेज ऑफ 174 आवर्स ईच मंथ। एक वर्कर इतने घंटे काम करेगा। They will be paid at rupees 100 per hour. In addition, they will be paid a bonus equivalent to 10% of their earnings, provided they work for at least 3 months during the year. The cost of material and overheads per unit has been budgeted at rupees 10,000 and 4,000 per unit respectively. एक वर्कर 174 आवर्स काम करेगा, 10% उसको बोनस दिया जाएगा अगर वो 3 महीने से ज़्यादा काम करता है। 100 रुपये उसकी वैसे आली तनख्वाह होगी, 10,000 रुपये मटीरियल और 4,000 रुपये ओवरहेड्स की कॉस्ट होगी। The company's workers are in high demand and it is estimated that 20% of the workers will leave by the end of March 2010, whereas a further 7 workers will retire on 21 June 2010. The management is confident that all the units produced will be sold. अब मैं चाहूँगा आप ये अच्छे से सवाल रीड करें। अच्छा, रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं। बोलता है कैलकुलेटिव मिनिमम प्राइस द कंपनी शुड चार्ज इफ इट वांट्स टू अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस ड्यूरिंग द ईयर 2010। अच्छा देखें, इस सवाल में एक चीज़ नोट करिएगा, वो ये है कि यहाँ पर सवाल में लिखा हुआ था द कंप्लीट यूनिट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल वर्कर, यानी कि एक वर्कर एक यूनिट बनाएगा और उसके बाद फिर वो वर्कर अगला यूनिट बनाएगा और उसके बाद फिर वो वर्कर अगला यूनिट बनाएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये है कि लर्निंग जो होगी वो कंपनी वाइज नहीं, वर्कर वाइज होगी। जो वर्कर जितना ज़्यादा काम करेगा उसकी उतनी ज़्यादा लर्निंग हुई होगी। हर वर्कर एवरेज एक महीने में 174 आवर्स काम करता है। और फिर सवाल के आखिरी पैराग्राफ में भी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बिफोर मूविंग ऑन, मैं चाहूँगा कि आप लोग इस सवाल को बड़े अच्छे से रीड कर लें। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर अच्छे से रीड कर लें, अच्छा सवाल है। अच्छा, अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो देखिए, 1 जनवरी 2010 वाले दिन कंपनी में करते थे 200 लोग काम। सवाल के आखिरी पैराग्राफ में लिखता है द कंपनीज वर्कर्स आर इन हाई डिमांड एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट 20% ऑफ द वर्कर्स विल लीव बाय द एंड ऑफ मार्च 2010। तो एंड ऑफ मार्च 2010 में 20% लोग काम छोड़कर चले गए, यानी कि अब बच गए 160 लोग। ठीक है। देयर इज अ फर्दर 7 वर्कर्स विल रिटायर ऑन 21 जून। 21 जून वाले दिन 7 लोग और काम छोड़कर चले गए और अब बच गए 153 और ये फिर 31 दिसंबर तक हमारी कंपनी में मौजूद थे। तो जब मैं सवाल को सॉल्व करूंगा तो 3 कैटेगरी ऑफ वर्कर्स होंगे। ए कैटेगरी के वर्कर्स, ए कैटेगरी के वो वर्कर्स हैं जिन्होंने मार्च के आखिर में काम छोड़ा। और ऐसे कितने वर्कर्स थे? 40 वर्कर्स। ठीक है। 40 वर्कर्स वो थे जिन्होंने जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने काम किया।
40 ऐसे वर्कर्स थे जिन्होंने जैन, फेब एंड मार्च 3 महीने काम किया और उसके बाद वो काम छोड़कर चले गए। अब अगर एक सिंगल वर्कर की बात करूं जो इस कैटेगरी में फॉल करता है, तो उसने एक महीने में 174 आवर्स काम किया। एक सिंगल वर्कर की अगर बात करूं तो उसने एक महीने में 174 आवर्स काम किया, और इस कैटेगरी में हर वर्कर वो था जिसने तीन महीने काम किया, यानी कि वन सिंगल वर्कर विल वर्क 1 इंटू 174 इंटू 3 यानी कि 522 आवर्स। ठीक है, एक सिंगल वर्कर की बात कर रहा हूँ। एक सिंगल वर्कर जो है वो कंपनी में 3 महीने अगर लगाता है तो वो 174 आवर्स के हिसाब से 522 आवर्स काम करता है। और अगर ऐसे 40 वर्कर्स हैं तो 40 वर्कर्स टोटल कितनी देर काम किया होगा उन्होंने? 40 इंटू 522 विच इज़ 20880। ये सारी चीज़ें आप एक बार रीड करेंगे ना सवाल को, उसके बाद अगर देखेंगे आगे तो आप लोगों को समझ भी आसानी से आएगी कि 40 वर्कर्स ने टोटल इतनी देर काम किया होगा, एक सिंगल वर्कर ने इतनी देर काम किया होगा। अच्छा, तनख्वाह इनको किस हिसाब से मिली होगी, चलें वो बाद में देख लेते हैं। ये तो टोटल आवर्स हो गए, ये फॉर एन इंडिविजुअल वर्कर हो गए, ये नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए। फिर आते हैं बी कैटेगरी के वर्कर्स। बी कैटेगरी के 7 वर्कर्स हैं। कैसे? देखो, 7 लोगों ने 21 जून को काम छोड़ा था, तो इसका मतलब इन्होंने जनवरी से लेकर और 21 जून तक काम किया, और जनवरी से लेकर 21 जून तक काम किया। तो हर एक वर्कर जो इस कैटेगरी में था वो एक महीने में 174 आवर्स काम करता था। और महीने कितने बनते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5 महीने हो गए। जून के 21 दिन, जून के 21 दिन, तो 21 डिवाइडेड बाई 30 इज 0.7, यानी कि 5.7 मंथ्स है। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने, अप्रैल, मई 2 और महीने हो गए, 5 हो गए। और जून के 21 दिन विच मीन्स 21 डिवाइडेड बाई 30 यानी कि 0.7 मंथ्स, तो 5.7 मंथ्स, यानी कि हर एक वर्कर जो इस कैटेगरी में काम करता है उसने तकरीबन 992 आवर्स काम किया। और ऐसे 7 वर्कर्स थे तो उन्होंने मिलाकर 6942.6 आवर्स काम किया। फिर थे कैटेगरी सी वाले वर्कर्स। सी वाले वर्कर्स कितने थे? 153, जिन्होंने थ्रू आउट द ईयर काम किया। और इसी तरह से देखो ना, 153 और 7 160 और 40 यानी कि 200 वर्कर्स बनते हैं। इस कैटेगरी में हर एक वर्कर ने 174 आवर्स एक महीने में काम किया और टोटल कंपनी में 12 महीने काम किया, विच मीन्स के इस क्लास ऑफ वर्कर्स ने 2088 आवर्स काम किया और इन टोटलिटी 319464 आवर्स काम हुआ। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं। हम इस सवाल को पहले टेबल अप्रोच से सॉल्व करते हैं। टेबल अप्रोच में हमने जो है ये पढ़ा था कि टेबल मल्टीपल ऑफ 2 में चलता है, यानी कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। ये यूनिट्स का कॉलम मैंने बनाया, 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64। अच्छा, पहला यूनिट सवाल के हिसाब से 40 घंटे में बना हुआ, तो ये टोटल टाइम। और एवरेज टाइम क्या होगा? एवरेज टाइम भी टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 40 ही होगा। लर्निंग का रेट अगर 95% है तो अगला जो एवरेज आएगा वो पिछले एवरेज का 0.95 होगा। ये मैं ज़रा इसको बना देता हूँ। लर्निंग का रेट एवरेज पे लगता है तो पिछले एवरेज इंटू 0.95, पिछला एवरेज इंटू 0.95, पिछला एवरेज इंटू 0.95, फिर वापस से पिछला एवरेज इंटू 0.95, फिर वापस से पिछला एवरेज इंटू 0.95, और मैं टोटल का कॉलम बना लेता हूँ। इसको मल्टीप्लाई किया इससे, यूनिट्स को एवरेज से मल्टीप्लाई किया, और ये हमारा टोटल का कॉलम भी बन गया। ठीक है। अब क्या करें? अब देखें, कैटेगरी ए की बात करता हूँ। कैटेगरी ए का एक वर्कर जो है ना वो कंपनी में 522 आवर्स काम कर गया है। कैटेगरी ए का एक वर्कर 522 आवर्स काम कर गया। तो अगर कैटेगरी ए का एक वर्कर 522 आवर्स काम कर गया है तो कंपनी में अगर कोई टोटल 522 आवर्स या 521.284 आवर्स
तकरीबन काम करता है तो वो 16 यूनिट्स बनाता है। बात समझ में आ रही है? देखो टेबल में यूनिट्स है, एवरेज टाइम है, टोटल टाइम है। अगर किसी ने कंपनी में टोटल 522 आवर्स लगाए हैं तो उसने 16 यूनिट्स बनाए होंगे। अगर किसी ने कंपनी में टोटल 522 आवर्स लगाए हैं तो उसने 16 यूनिट्स बनाए होंगे। तो इसका मतलब कैटेगरी के एक वर्कर ने 16 यूनिट्स बनाए होंगे और ऐसे कितने वर्कर्स थे? 40 वर्कर्स थे। तो इन 40 वर्कर्स ने टोटल 640 यूनिट्स प्रोड्यूस करे होंगे। ठीक है, इसको ज़रा आराम से देख लें। ये हम रिवर्स चले, यहाँ पर हमें ये पता था कि भाई एक बंदा टोटल आवर्स कितने काम करता है और उसमें फिर उसने यूनिट्स कितने बनाए होंगे। बी पर आते हैं। बी कैटेगरी के एक वर्कर ने तकरीबन 992 आवर्स काम किया और टेबल ये कहता है कि तकरीबन कोई 990.4, 991, 992 आवर्स के आसपास, थोड़ा सा ही फ़र्क होगा ना राउंडिंग ऑफ का। तो इतना काम करता है तो एक बंदा जो है ना वो 32 यूनिट्स बनाता है। और ऐसे कितने वर्कर्स हैं? 7। तो इन्होंने टोटल बना लिए होंगे 224 यूनिट्स। फिर सी कैटेगरी। सी कैटेगरी के साथ ये है कि सी कैटेगरी के एक वर्कर ने 2088 आवर्स काम किया है। एक वर्कर ने 2088 आवर्स काम किया। और टेबल को अगर हम देखते हैं ना तो टेबल में लास्ट वैल्यू 1882 आवर्स आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सी कैटेगरी के वर्कर्स कंपनी में क्योंकि 12 महीने थे तो जब इनकी लर्निंग रुक गई थी फिर भी ये काम कर रहे थे। सी कैटेगरी के वर्कर्स की वर्किंग कैसे होगी ज़रा गौर से देखिएगा। सी कैटेगरी के वर्कर्स की वर्किंग कुछ इस तरह से होगी कि सी कैटेगरी के वर्कर्स ने 2088 आवर्स काम किया, उसमें से 1881.8 या 1882 आवर्स, 2088 में से 1882 आवर्स जो पहले थे, जो शुरू के थे, ये आवर्स जो कंज्यूम कर कर इसने बना लिए होंगे 64 यूनिट्स। अभी भी इतने घंटे बच गए इसकी लर्निंग रुकने के बाद। ज़रा गौर से देखना, टोटल 2088 आवर्स काम किया, उसमें से 1882 आवर्स जो है इसकी लर्निंग हो रही थी, उसमें से 64 यूनिट्स बना लिए। उसके बाद भी 206 घंटे बच गए। अब सवाल में ये लिखा हुआ था कि अगर लर्निंग रुक जाएगी फिर हर यूनिट 28 घंटे में बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 28 से डिवाइड करते हैं, 206 को हम 28 से डिवाइड करते हैं, यानी कि तकरीबन 7 आ रहा है। तो इसका मतलब कैटेगरी सी के हर वर्कर ने 64 यूनिट्स बनाए होंगे जब तक उसकी लर्निंग हुई होगी, प्लस 7 एडिशनल यूनिट्स भी उसने बनाए होंगे। 7.36 को मैं 7 ले लेता हूँ, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ हम कर सकते हैं। तो ये एक वर्कर के यूनिट आ गए। बात समझ में आई? ठीक है, आप आराम से तसल्ली से इसको प्ले पॉज रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखें। कैटेगरी सी की वर्किंग थोड़ी सी टिपिकल है क्योंकि कैटेगरी सी के वर्कर्स ने अपनी लर्निंग रुकने के बाद भी काम किया है, तो उन्होंने 64 यूनिट्स वो बनाए जो उनकी लर्निंग में फॉल कर रहे हैं, और उसके बाद भी उन्होंने 7 यूनिट्स बनाए। और ऐसे कितने वर्कर्स हैं? 153 वर्कर्स हैं। तो इन्होंने टोटल 10863 यूनिट्स बनाए। इसका मतलब कंपनी में टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है? 11727 यूनिट्स की टोटल प्रोडक्शन हुई है। अच्छा, कंपनी में टोटल कितने आवर्स काम हुआ है इन यूनिट्स को बनाने के लिए? ये कैटेगरी ए के वर्कर्स का काम, ये कैटेगरी बी के वर्कर्स का काम, ये कैटेगरी सी के वर्कर्स का काम। अच्छा, कॉस्ट कितनी पे की होगी कंपनी ने? अब देखो, पर आवर रेट जो लिखा हुआ था सवाल में वो 100 रुपये लिखा हुआ था, लेकिन साथ में ये लिखा हुआ था कि कोई भी अगर 3 महीने या उससे ज़्यादा काम करेगा तो उसको 10% बोनस मिलेगा। कैटेगरी ए के वर्कर ने 3 महीने काम किया है, कैटेगरी बी के वर्कर ने 7 मंथ्स काम किया, और कैटेगरी सी के वर्कर ने 12 महीने काम किया। तो सारे वर्कर्स ने ही 3 महीने से ज़्यादा काम किया है। तो जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रेट जो है ना वो 100 नहीं होगा, बल्कि 100 में आप 10 ऐड कर दो, 110 होगा। तो 10% बोनस देना है ना। 10% बोनस का मतलब ये हो गया कि आम हालात में अगर आप 100 देते हो तो इसमें आप अगर कोई वर्कर 3 महीने से ज़्यादा काम कर रहा है तो आप उसको 110 दो। तो जो मेरी कॉस्ट होगी वो ये आवर्स है मल्टीप्लाइड बाय आवर्ली कॉस्ट। अच्छा, अब कॉस्ट पर यूनिट, लेबर की जो कॉस्ट पर यूनिट है वो कैसे आएगी? ये टोटल कॉस्ट है, इसको मैंने टोटल यूनिट से डिवाइड किया, 3257.57 जो है वो कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू आ रही है। अब लेबर की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट और ओवरहेड्स की कॉस्ट, 3 कॉस्ट है ना।
मैं यहाँ पर वर्किंग कर देता हूँ, बल्कि यहीं कर देते हैं। चलें, ये कॉस्ट पर यूनिट किस चीज़ की है? लेबर की है। मटेरियल और ओवरहेड्स कितने लगते हैं ये भी देखो। मटेरियल जो है वो 10,000 लगता है और ओवरहेड जो है वो 4,000 लगता है। इसको ऐड कर दो। इसका मतलब एक फिनिश प्रोडक्ट जो है वो 17257.57 17257.57 इतने रुपए में जो है वो तैयार होता है। 17257.7 में तैयार होता है। इतने पैसों में एक फिनिश प्रोडक्ट जो है, एक फिनिश प्रोडक्ट जो है वो तैयार होता है। ये कॉस्ट है। हमें ये बताना था कि अगर 20% का हमें नेट प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, वैसे तो ये ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा एनीवेज कोई हमारे यहाँ सेलिंग के खर्चे हैं भी नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर 20% चाहिए सेलिंग प्राइस का, तो हम कितने में चीज़ बेचें? देखिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस एज्यूम कर लो आप x, कॉस्ट प्राइस आपकी जो है वो 17257 है, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का 20% है। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस का 20% है, यानी कि 20% ऑफ x। बात समझ रहे हो? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस x एज्यूम कर लो, कॉस्ट प्राइस 17257 एज्यूम है जो हमने कैलकुलेट किया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 20% ऑफ x है। अब 20% ऑफ x लेफ्ट साइड पर आएगा, x में से 20% x माइनस होगा तो 0.8x इज इक्वल्स टू 17257 राइट साइड पर आ जाए तो 17257 राइट साइड पर आ गया। x की जो वैल्यू होगी वो बन जाएगी 17257 डिवाइडेड बाई 0.8 यानी कि 21571 ये हमारी फाइनल वैल्यू होगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हैं। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा इंश्योर भी कर लूँ कि हमने किसी किस्म की कोई इसमें सॉल्व करने में जो है मसला तो नहीं किया। हमारा जो आंसर है 21571 बिल्कुल सही आ रहा। अच्छा जी, ये जो अप्रोच मैंने यूज़ की है ये टेबल अप्रोच है, क्योंकि इसको इस अप्रोच से सवाल सॉल्व करने के लिए मैंने पूरा एक पर्टिकुलर टेबल बनाया और फिर सवाल सॉल्व किया। अगर हम फॉर्मूला अप्रोच से सवाल सॉल्व करते, फॉर्मूला अप्रोच भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो क्या करना पड़ता? फॉर्मूला अप्रोच के लिए हमें पता है y इज इक्वल्स टू ax पावर b वाला फॉर्मूला यूज़ होता। हमें करना ये पड़ता कि लेट से ए कैटेगरी के वर्कर्स हैं, ए कैटेगरी के वर्कर्स जो हैं वो क्या कहते हैं, टोटल 522 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, टोटल 522 घंटे काम कर रहे हैं। अच्छा, जो आपके पास, आपको ये भी पता है ना कि आप जो है ना वो टोटल टाइम को अगर यूनिट्स से डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज टाइम आ जाता है। अगर आप टोटल टाइम को यूनिट से डिवाइड कर देते हो तो आपका एवरेज टाइम आ जाता है। अच्छा, y इज इक्वल टू ए एक्स पावर b में y जो होता है वो मेरा क्या चीज़ होती है? y जो होता है वो मेरा एवरेज टाइम होता है। ठीक है, y जो होता है वो मेरा एवरेज टाइम होता है, और मुझे ये पता है कि टोटल टाइम डिवाइडेड बाय यूनिट्स इज आल्सो इक्वल्स टू एवरेज टाइम। तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा शफल कर कर इस तरह से भी लिख सकता हूँ, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय यूनिट्स मुझे अगर ढूंढने हैं तो x इज इक्वल्स टू, देखो y जो है ना, y एवरेज टाइम होता है, y जो है वो एवरेज टाइम होता है। कैटेगरी ए के वर्कर्स का टोटल टाइम मुझे 522 पता था। मैंने क्या किया, मुझे पता है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय यूनिट्स इज इक्वल्स टू एवरेज टाइम, तो मैंने एवरेज टाइम की जगह टोटल टाइम जितनी देर उन्होंने काम किया विच इज़ 522 डिवाइडेड बाय यूनिट्स जो मुझे मालूम नहीं है x, उससे डिवाइड किया। a आ रहा है 40, पहला यूनिट 40 घंटे में बनता है, ax पावर b। अच्छा, b जो है उसकी पावर कितनी होगी? log 0.95 डिवाइडेड बाई log ऑफ 2 इज नेगेटिव 0.074, नेगेटिव 0.074। सही है, तो हमने ये इक्वेशन बनानी है, ये इक्वेशन आपको समझ आनी चाहिए। देखिए y जो है ना उसकी जगह मैंने 522 डिवाइडेड बाई x लिखा है, यानी कि टोटल टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स लिखा है, इससे भी एवरेज टाइम आ जाता है।
522 घंटे एक क्लास ऑफ वर्कर्स ने काम किया था, ये मुझे पता। कितने यूनिट्स बनाए थे ये नहीं पता, तो डिवाइडेड बाय एक्स, जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे उससे डिवाइड किया तो एवरेज टाइम आ गया। इज इक्वल्स टू ए 40 है, एक्स की पावर एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स है वो मुझे मालूम नहीं है, पावर नेगेटिव 0.074, ये log LR अपॉन log 2 से मैंने कैलकुलेट किया। अब क्या होगा, ये जो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पर x की वैल्यू डिनोमिनेटर में वो राइट साइड पर आएगी तो न्यूमिनेटर में आएगी, तो इसको आप 522 डिवाइडेड बाय 40 कर दो। जो राइट साइड पर 40 है ना, जो राइट साइड पर 40 है वो लेफ्ट साइड पर आया, और x मल्टीप्लाइड बाय x की पावर नेगेटिव 0.074। बात समझ रहे हो? राइट साइड से 40 लेफ्ट साइड पर आया तो 522 डिवाइडेड बाय 40 हो गया, और लेफ्ट साइड से x जो है वो राइट साइड पर आया तो x मल्टीप्लाइड बाय x की पावर माइनस 0.074 हो गया। अच्छा, 522 डिवाइडेड बाय 40 13.05 आता इज इक्वल्स टू, मैथ्स आपने पढ़ी हुई है, तो x मल्टीप्लाइड बाय x की पावर नेगेटिव 0.074, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो 1 पहले x की पावर 1 है, 1 प्लस नेगेटिव 0.074 ये बन जाता है x की पावर बन जाती है 0.926। अब क्या होगा कि वो जो पावर राइट साइड पर 0.926 है वो लेफ्ट साइड पर आएगी, तो वो पावर हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 0.926 इज इक्वल्स टू x। तो x जो होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो पावर राइट साइड पर x की पावर 0.926 था, वो जब लेफ्ट साइड पर आई तो 13.05 की पावर 1 ओवर 0.926 हो गई। अच्छा, 1 डिवाइडेड बाई 0.926 जो है वो 1.079 होता है, 13.05 की पावर 1.079, तो ये 16 आपको आंसर दे रहा है। यानी कि जो कैटेगरी ए के वर्कर्स हैं उन्होंने, एक वर्कर ने 16 यूनिट्स बनाए होंगे। ये जो आपने टेबल से 16 की वैल्यू निकाली थी, ये इस स्पेसिफिक फॉर्मूला अप्रोच से इस तरह से सॉल्व होगी। जब आपके पास ये 16 आ गया, आगे वाले स्टेप सेम है, यानी कि आपको ये पता चल गया कि कैटेगरी ए के एक वर्कर ने 16 यूनिट्स बनाए, तो अगर लेट से 40 वर्कर्स हैं तो 40 इंटू 16 यूनिट्स बनाएगा वो, यानी कि 640 यूनिट्स हो जाएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ, आगे सारी वर्किंग सेम होगी। मैं चाहूँगा कि आप ये स्पेसिफिक वर्किंग देखें, यही वर्किंग बी पर भी अप्लाई होगी, यही वर्किंग सी पर भी अप्लाई होगी। अलबत्ता ए ने 522 घंटे काम किया था जो कि लर्निंग के अंदर है, बी ने 992 आवर्स काम किया था जो कि लर्निंग के अंदर है, सी जो है उसकी वर्किंग में थोड़ा सा चेंज होगा। अच्छा, जब आप फॉर्मूला अप्रोच यूज़ करोगे तो ये याद रखना कि जहाँ पर लर्निंग रुक रही है उसके आवर्स पहले ही काउंट करना, यानी कि 64 यूनिट्स पर लर्निंग रुक रही है ना, तो आप फॉर्मूला लगाकर 60 ए यानी कि 40 इंटू 64 की पावर नेगेटिव 0.074 मल्टीप्लाइड बाई 64, ये वर्किंग आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी। ये मैं देख रहा हूँ कि ए एक्स पावर बी इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि एक्स, यानी कि टोटल 64 यूनिट्स बनने पे 1.84 आवर्स लगते हैं। ये वर्किंग इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि जब आप देखोगे कि यार ए जो है वो 522 घंटे काम करता है, यानी कि इन नंबर ऑफ आवर्स के अंदर है, यानी कि उसने 64 यूनिट से कम यूनिट्स बनाए होंगे और उसने आवर्स जो है वो 1882 से कम लगाए, तो ऐसी वर्किंग कर लेना। बी के आवर्स देखोगे, इससे कंपेयर करोगे, इसके अंदर है, ऐसी ही वर्किंग कर लेना। लेकिन जब आप सी के आवर्स देखोगे तो सी के आवर्स इससे एक्सीड कर रहा, तो सी के लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, बल्कि जब आपने टोटल आवर्स कैलकुलेट किए होंगे तो आप सिंपली ये देखोगे कि यार इसने इतने घंटे काम किया, इसमें से इतने घंटे लर्निंग के अंदर है जिसपे इसने जो है वो 64 यूनिट्स बना लिए, और बचा हुआ जो टाइम है उसमें इसने 28 घंटे के हिसाब से 7 और यूनिट्स बना लिए, तो लिहाजा कैटेगरी सी के वर्कर्स ने टोटल 71 यूनिट्स बनाए होंगे। यानी कि फॉर्मूला अप्रोच यूज़ करने के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लर्निंग कितने आवर्स पर रुकी है, ताकि अगर कोई स्पेसिफिक क्लास ऑफ वर्कर्स उसके बाद भी काम कर रहा है तो उसकी इस तरह की वर्किंग करी जाए, और अगर कोई क्लास ऑफ वर्कर्स जो है उसके आवर्स जो हैं वो इन पर्टिकुलर रेंजेस के अंदर हैं तो उसके लिए इस तरह की वर्किंग करी जाए।
अब आप आराम से तसल्ली से दोबारा से इस सवाल को देखें और इसको अपने रजिस्टर्स में नोट करें, और अगर आप मेरे इनरोल्ड स्टूडेंट हो तो आप मुझसे ये वाली एक्सेल की शीट भी मांग सकते हो।